गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो दो चैप्टर हैं 12th क्लास में आपके, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, इनमें आपको 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही करने होते हैं सब पूरे चैप्टर में। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बट ध्यान आपको क्या रखना है, इनका कॉन्सेप्ट और इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे मैट्रिसेस में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटर्मिनेंट हम किसको बोलते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि उसकी कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेंगी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करेंगी। सो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है अच्छे से, तो आप कोई भी डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व कर पाओगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, सो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी 1 है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। सिंपल प्रॉपर्टी है, वैसे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। सिर्फ चेंज नहीं कहा उसने कहा है उनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने से मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से ही चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम नहीं बना देंगे। समझे बात? रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज बनाना है, बट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ही बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है। ऐसा नहीं करेंगे हम कि फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम बना देंगे, उससे फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट रो जो है, रो 1 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम 1 से, और इसको ये इंटरचेंज का साइन है। इंटरचेंज का साइन का मतलब क्या हुआ कि कॉलम 1 को आप रो 1 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से रो 2 को आप इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? कॉलम 2 के साथ, और रो 3 को आप इंटरचेंज करेंगे कॉलम 3 के साथ। ऐसा हम नहीं करेंगे कि रो 1 को हम चेंज कर दें या कॉलम 2 को हम चेंज कर दें रो 1 में। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर रो 1 को या 2 को, जैसे रो 2 को आप इंटरचेंज कर दें कॉलम 3 के साथ, वो भी गलत होगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रोज और कॉलम है उनको इंटरचेंज करना है, ना कि कोई और रो और कॉलम में चेंज कर देना है। ओके, अब वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहेगी। ये देखिए ऑब्वियस भी है, ये पहले भी कर चुके हैं आप, जब डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि हम उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इसको वेरीफाई करता हूं मैं। देखिए, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसका वेरिफिकेशन करेंगे हम इसका। सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट एक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से आपकी बुक में सोल्व कर रखा है, वेरीफाई कर रखा है। मैं यहां 2x2 से कर देता हूं, वो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा। ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो ए डी माइनस बी सी, इनका मल्टीप्लीकेशन भी कर देंगे। ये आपके पास वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की, ध्यान रखिए इसको। अब वो ऑपरेशन जो है, जो पहली प्रॉपर्टी है, वो हम अप्लाई करते हैं। वो क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। पहली रो को हम पहले कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। सो पहली रो, रो 1 ये है, और पहला कॉलम ये।
तो जहां पहली रो है वहां पहले कॉलम के एलिमेंट्स रख देंगे और जहां पहला कॉलम है वहां रोज के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो नया डिटर्मिनेंट जो आपका है वो इस तरीके से होगा ए बी, ये पहली रो थी जो पहला कॉलम बन चुकी है, और जो पहला कॉलम था वो पहली रो बन चुकी है सी। ऐसे ही सेकंड रो जो है उसका सेकंड कॉलम बना देंगे। तो सेकंड रो यहां क्या है, रो 2 सी डी, तो सी लिखा जा चुका है पहले, ये डी लीजिए। अच्छा, कमाल की बात देखिए, अब फिर चेक कीजिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है देखते हैं हम। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो ए डी माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो बी सी डिटर्मिनेंट ए। इस वैल्यू को ध्यान कीजिए और देखिए इनको कंपेयर कीजिए, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। तो पहली प्रॉपर्टी जो है उसको वेरीफाई हमने कर दिया 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट से। 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट से आपकी बुक में वेरीफाइड है, वो देख लीजिएगा। दोबारा से यहाँ कैलकुलेशन ही करनी है, कुछ ऐसा है नहीं अलग से शो करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि ये वेरिफिकेशन है, ये कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है भी नहीं, सिर्फ हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, कि रोज को अगर कॉलम में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है। यहां देखिए, रो 1 को रो कॉलम ही बनाएंगे हम, कॉलम 2 या कॉलम 3 में चेंज नहीं करेंगे। गॉट इट? एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, इसका छोटा सा एग्जांपल करते हैं। 2/2 ऑर्डर की ही कोई डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं। 2 3 1 5 ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी। वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन है, सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7 आया आपका आंसर। ओके, अब मैं चेंज कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देता हूं। सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 2 3 1 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब क्या आएगी देखिए, 5 2 10 माइनस 3 7। योर आंसर विल रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। बट अगर आप कॉलम 1 को कॉलम 2 में, सॉरी रो 1 को अगर कॉलम 2 बना देते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करता हूं मैं, यहां से आ जाइए, ठीक है। आपने ऑपरेशन यहां तो क्या किया है, यहां आपने ऑपरेशन किया है R1 इंटरचेंज विद C1 और R2 इंटरचेंज विद C2। रो 2 को कॉलम 2 बना दिया और रो 1 को कॉलम 1 बना दिया। यहां मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, R1 जो है रो 1 को कॉलम 2 बना दिया मैंने, और R2 जो रो 2 है उसको कॉलम 1 बना दिया मैंने। देखिए रो 1 कौन सी है, रो 1 है 2 3 जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसमें देखिए 2 3 है, तो 2 3 को मैंने कॉलम 2 बना दिया, ठीक है जी। रो 2 को कॉलम 1 बना दिया जो कि है 1 5। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है जी। देखिए क्या वैल्यूज आती है, 3 इंटू 1 3 माइनस 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू माइनस 7। और ये सेम नहीं है, 7 और माइनस 7 सेम नहीं है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी, चेंज हो गई, वो नेगेटिव आ गई। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप रो 1 को ही इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 के साथ, रो 2 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 के साथ, और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे आप कॉलम 3 के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बच्चे गलती कर जाते हैं, कुछ भी कहीं भी लिखते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी टू रोज or columns
of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. सोल्व करके दिखाता हूं मैं इसको आपको। उसका कहने का मतलब है कि कोई दो रोज आपस में इंटरचेंज कर दिया आपने, रो 1 को आपने रो 2 बना दिया, या फिर रो 2 को आपने रो 3 बना दिया, या फिर रो 3 को आपने रो 1 से इंटरचेंज कर दिया। सो ये जो इंटरचेंज है ये कॉलम के ऊपर भी सेम तरीके से अप्लाई होंगी। कॉलम 1 को आपने कॉलम 2 या कॉलम 3 बना दिया, कॉलम 2 को आपने कॉलम 1 बना दिया, लाइक दैट। सो ये जो इंटरचेंज आप कर देंगे अगर डिटर्मिनेंट में, तो उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें ही मैंने डिस्कस किया था कि रो 1 को आपको इंटरचेंज करना है कॉलम 1 में ही, रो 1 को आप कॉलम 2 में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो इस प्रॉपर्टी से पता चलता है, क्योंकि उससे डिटरमिनेंट जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। गॉट इट। इसको भी वेरीफाई करते हैं। प्रूफ हमारे पास इसका भी नहीं है, प्रूफ ना देके इसको वेरीफाई करेंगे हम। कैसे करते हैं देखिए, पहले मैं जर्नल बता देता हूं, फिर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सो आपके पास एक डिटरमिनेंट ए है और ए बी सी डी, ये उसकी दो रोज है, 2x2 ऑर्डर का है। 3x3 ऑर्डर आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है, वेरिफिकेशन है सिर्फ, प्रूफ तो है नहीं, तो आप वहां देख सकते हैं। दोबारा से कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत मैं नहीं समझता। ए डी माइनस सी बी, ये वैल्यू ध्यान रखें, आ गई, ठीक है जी। चलिए डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अब ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया है कि रो 1 को हम इंटरचेंज कर चुके हैं रो 2 के साथ। सी डी ये अब आपकी रो 1 हो गई और ए बी ये अब आपकी रो 2 हो गई। डिटरमिनेंट क्या आया अब आपके पास, इनका मल्टीप्लीकेशन सी बी माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन ए डी, और ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए डी माइनस सी बी, नेगेटिव ऑफ ए डी माइनस सी बी। जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू आपकी ये थी ए डी माइनस सी बी, और अब आपके पास जो डिटरमिनेंट आया है वो है माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए। ये यहां इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मान लीजिए इसके ऊपर कोई और वैल्यू लगा लीजिए डी, ये चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सेम नहीं है ना, सेम नहीं है वैल्यूज, तो इसको चेंज करने के लिए जब मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं और उसका नया नाम हो गया डिटरमिनेंट ए पावर डी। गॉट इट। ओके, सो इफ टू रोज, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको रोज को रोज के साथ ही इंटरचेंज करना है और कॉलम्स को कॉलम के साथ ही। प्रॉपर्टी 1 में हम क्या कर रहे थे, रोज को कॉलम में चेंज कर रहे थे और कॉलम्स को रो में चेंज कर रहे थे। यहां ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपर्टी 2 में आपको क्या करना है कि रो को रो के साथ इंटरचेंज करना है और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है, और उस ऑपरेशन से आपके डिटरमिनेंट का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म में इस रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हुए आप यूज करें, ith रो को हम इंटरचेंज कर रहे हैं jth रो के साथ। इसी तरीके से कॉलम के केस में भी आप ith कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे jth कॉलम के साथ। सो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ij आपको पता है मैट्रिक्स जो है उसके टाइम से ही हम रोज और कॉलम्स को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं i और j। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रोज और कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां से आप एक प्रॉपर्टी और डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए will be equals to determinant of मैट्रिक्स A ट्रांसपोज, क्योंकि A ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या आता है,
ए ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम्स रोज। सो डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, सेम आएगी वैल्यू, आपकी चेंज नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। देखिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए है जो फाइंड आउट करना है आपको, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4। वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डिटर्मिनेंट की क्या आएगी, 4 -6 -2 इसकी वैल्यू आई। अब आपने एक ऑपरेशन इसके ऊपर किया। ऑपरेशन क्या किया आपने, वो तो मैं करके दिखा चुका हूं आपको। सो कॉलम में चेंज करते हैं। कॉलम 1 को C1, कॉलम 1 को आपने चेंज कर दिया कॉलम 2 के साथ, इंटरचेंज कर दिया। सो नया डिटर्मिनेंट आपका B हो गया इक्वल्स टू, अब C1 की जगह C2 को लिखूंगा। सो 2 4 1 3। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 6 -4 × 1 4, और आंसर आया आपका 2। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो रोज को इंटरचेंज करने के कारण या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज करने के कारण आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। क्या कहना चाह रहा है वो, कि कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स अगर उनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल होने से मतलब सेम एलिमेंट्स हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ये वैल्यू है 1 2, ये वैल्यू भी है 1 2। यहां दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 1 × 2 2, 2 × 1 2 -2 0। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही वो बता रहा है। इसका प्रूफ भी है हमारे पास। कैसे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लीजिए आपकी डेल्टा है। अब आपने इसके जो आइडेंटिकल रोज और कॉलम है उनको इंटरचेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, कॉलम 1 को आपने इंटरचेंज कर दिया कॉलम 2 के साथ। सो डिटर्मिनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आइडेंटिकल थे, उनको C1 में रखो या C2 में रखो तो सेम वैल्यूज हैं। बट प्रॉपर्टी 2 के कारण डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 हम पढ़ चुके हैं ना, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, और दोनों का सम जो है डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, यानी ऐसा तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या हो, 0। सो दो रोज अगर आइडेंटिकल हैं या फिर दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसको यूं मत समझिएगा कि कॉलम की वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट्स, कॉलम की अगर रो से आइडेंटिकल है, एक कॉलम भी वही है और रो भी वही है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट A है और मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का है, तो 1 2 3 और 1 2 3 फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से आइडेंटिकल है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ कोई और वैल्यूज हैं 5 6 7 8, इस केस में ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कोई रो 1 है वो इक्वल्स टू रो 2 है, या रो 2 है वो इक्वल्स टू रो 3 है, या फिर कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 2 है, कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3 है, या कॉलम 3 इक्वल्स टू कॉलम 1 है। अगर सिर्फ रोज आपस में आइडेंटिकल हैं या फिर कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने ये शो कर दिया आपको, प्रूफ भी दे दिया, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है हमारे पास। और प्रूफ किसकी हेल्प से सोल्व किया हमने, किसकी हेल्प से शो किया प्रूफ, हमने प्रॉपर्टी 2 की हेल्प से। तो प्रॉपर्टी 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी हेल्प से हमने ये प्रूफ प्रोवाइड किया है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए,
अब देखिए यहां मैं जो आपको वेरिफिकेशन या प्रूफ दे रहा हूं वो 2x2 ऑर्डर के ही डिटरमिनेंट से दे रहा हूं, जबकि आपके सिलेबस में अप टू 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आसान करने के लिए या खुद का काम कम करने के लिए 2x2 ऑर्डर से शो कर रहा हूं। 3x3 ऑर्डर से आपकी बुक में ये गिवन है, कैलकुलेशन भी गिवन है, तो दोबारा उन्हीं कैलकुलेशन को दोहराना कोई फायदे की बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में है क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो आप जानते हैं। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, और वो कॉन्सेप्ट जो है वो 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट से जब आप इसको सामने देख रहे हैं सिर्फ 4 एलिमेंट से, तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रेस्प होगा आइडिया, ऐसा मेरा मानना है। प्रॉपर्टी 4 देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे एक डिटरमिनेंट a है आपके पास, डिटरमिनेंट है a b c d, और इसकी रो 1 को चेंज कर देता हूं मैं। अब देखिए इंटरचेंज का साइन नहीं ले रहा, मैं चेंज कर रहा हूं, किससे, k टाइम्स रो 1 से, यानी किसी एक कांस्टेंट k से मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो रो 1 क्या हो जाएगी, k टाइम्स a, k टाइम्स b। रो 2 एज इट इज है आपकी, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या होगी, यहाँ ये डिटरमिनेंट b ले लेता हूं मैं, और यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, कितनी आएगी, ad माइनस cb। ठीक है जी। अब डिटरमिनेंट b जो है वो कैलकुलेट करता हूं, k a टाइम्स d माइनस k c टाइम्स b। ओके, k कॉमन ले सकते हैं आप यहां से, दोनों एक्सप्रेशंस में है, सो ad माइनस cb वो किसके बराबर है, ad माइनस cb किसके बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ a, सो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी कि अगर आपने अपने डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ, अगर कोई 2 रोज को करेंगे तो वो दोनों आपके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे कांस्टेंट्स। तो यहां हमने सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई किया है, k टाइम्स किया है, सो वो जो कांस्टेंट है वो डिटरमिनेंट के आपके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, कोई एग्जाम्पल देखिए, कोई आपके पास डिटरमिनेंट a है, वैल्यूज दे दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, डिटरमिनेंट a कैलकुलेट कीजिए, 4 माइनस 6 वैल्यू आ गई -2। अब चेंज कर दिया डिटरमिनेंट हमने, क्या चेंज किया, रो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 2 टाइम्स रो 2 कर दिया। ठीक है, चलिए, सो रो 1 एज इट इज 1 2, और रो 2 को 2 टाइम्स कर दिया तो वो हो जाएगा 6 और 8, 3 2 जा 6 4 2 जा 8। अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, कितनी वैल्यू आई है, ये आ जाएगी 8, और ये वैल्यू कितनी आई -12, सो ये -4, और -4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2 which will be equals to 2 times of determinant of a। तो देखिए आपने 2 से ही मल्टीप्लाई किया था और वही 2 आपके डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में भी आ गया, यही प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। देखिए ये जो कहना चाह रहा है वो मैं आपको शो करता हूं एग्जाम्पल की हेल्प से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, डिटरमिनेंट a आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट a की वैल्यूज हैं आपकी 4 6 1 2। ठीक है, 4 6 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 6 को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसमें आप 3 + 1 लिख लीजिए और इसको 5 + 1 लिख लीजिए 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं 2 डिटरमिनेंट में चेंज कर दूंगा, कैसे, 3 5 1 2, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, प्लस
1 1 1 2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले केस में मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, कितना होगा 4 2 जा 8 -6 2 आएगा आंसर। अब देखिए नीचे चेक करते हैं हम डिटरमिनेंट का सम की फॉर्म में लिखने पे क्या वैल्यूज आती हैं। तो ये कितना आया 6 -5 प्लस ये कितना आया 2, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, 2 -1, तो यहां भी 1 यहां भी 1, 1 + 1 2, और देखिए वैल्यू सेम है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है कि अगर किसी एक रो या एक से ज्यादा रो या किसी एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्म्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप उन टर्म्स को अलग लेके अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं और टोटल डिटरमिनेंट को उन डिटरमिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखिए इसके, सपोज आपके पास डिटरमिनेंट ये है, उसने एक वर्ड और यूज किया है, उसने क्या कहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, यानी कुछ एलिमेंट्स भी अगर किसी रो के, एक रो के सारे एलिमेंट्स ना होके या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स ना होके कुछ एलिमेंट्स को ही अगर आप लिख पाए सम की फॉर्म में, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको प्रूव करता हूं मैं कैसे, इसका भी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता हूं, सॉरी प्रूफ नहीं है हमारे पास। ये डिटरमिनेंट है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका 4 -6 -2। ठीक है, ओके। चलिए डिटरमिनेंट की वैल्यूज हम चेंज करते हैं और उसको सम की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं 1 + 0 लिख सकता हूं और इसको 2 + 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, लिख दिया। क्योंकि देखिए इसी को सम की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 1 तो 1 + 0 सेम वही बात है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपकी अगर एक वैल्यू ऐसी है जिसको आप किसी के सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो +0 कर दीजिए, एक एलिमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, इसको चेंज करता हूं। देखिए तो ये आ गया 1 2 2 4, एक डिटरमिनेंट, ये पहला कॉलम बना दिया, सेकंड कॉलम सेम है। अब दूसरा डिटरमिनेंट जो है उसमें ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम है, तो 0 1 2 4। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये है 4 माइनस ये वैल्यू भी 4 प्लस ये डिटरमिनेंट जो है इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 0 -2 × 1 2, ये 0 हो गया, ये 0 है, आंसर आपका क्या आया -2, और वही इस केस में था आपका आंसर। समझे? प्रॉपर्टी 6 देखिए, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation. अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट से समझाता हूं। सपोज एक डिटरमिनेंट ए है आपके पास, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज हैं ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, ये देखिए ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, सो R1 चेंजेस टू R1 प्लस के, कोई कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई किया किससे, R2 रो से, और उसको ऐड कर दिया R1 में। पहले केस में डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, देख लीजिए AD - CB, AD - CB। चलिए दूसरे केस में फाइंड आउट करते हैं। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिटरमिनेंट हो गया B, क्योंकि चेंज कर दिया ना हमने, ये वैल्यूज चेंज कर दी, तो डिटरमिनेंट का नाम भी मैंने चेंज कर दिया। सो ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। सो R1 का एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करने हैं आपको, यानी कि R1
रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें R2 रो के फर्स्ट एलिमेंट को ही किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे हम। ठीक है, सो R1 रो का फर्स्ट एलिमेंट A है प्लस, उसमें प्लस कर दिया हमने। R2 रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? C, और C को K से मल्टीप्लाई कर दिया तो KC। गॉट इट? क्या कर रहे हैं हम? ठीक है जी, चलिए। सो R1 रो का सेकंड एलिमेंट है B, उसमें R2 रो के सेकंड एलिमेंट यानी D को K से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, R2 रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो CD वो एज इट इज आ जाएगी। आगे देखिए, ये डिटरमिनेंट जो है। अब प्रॉपर्टी 5 जो की हमने, उसमें क्या किया था कि हम किसी भी रो या कॉलम को सम की फॉर्म्स में तोड़ के और दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं, और उन डिटरमिनेंट्स का एडिशन आपको टोटल वैल्यू दे देगा डिटरमिनेंट की। यहां भी हम वही करने वाले हैं। देखिए, ये डिटरमिनेंट मैंने लिया ACBD, ओके, प्लस कर दिया डिटरमिनेंट, ये वैल्यू KC और ये वैल्यू KD, यही थी ना एडिशन में दोनों वैल्यूज। ठीक है, ये ले ली, और CD, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, आगे सोल्व कीजिए। देखिए, ये डिटरमिनेंट ABCD प्लस कोई रो या कॉलम अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो डिटरमिनेंट आपका उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो CD। अब देखिए, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों सेम है, रो 1 इक्वल्स टू रो 2, रोज क्या है आपकी? सेम है। और अगर कोई दो रोज या कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। सो ये डिटरमिनेंट हो गया K टाइम्स 0, यानी 0 वैल्यू आ जाएगी। सो डिटरमिनेंट बचा क्या आपके पास? ABCD, वही सेम वैल्यू बची, वही सेम वैल्यू बची जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था आपका, है ना, ABCD। तो ये प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहां ऐड सिर्फ ऐड का लिख रखा है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट नया बना उसकी वैल्यू भी पहले वाले डिटरमिनेंट जैसी ही चेंज आएगी, चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू आएगी। देखिए, एग्जांपल भी कर लेते हैं हम इसका एक। सपोज मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट A, उसकी वैल्यूज वही 1 2 3 4, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 6 -2। अब क्या करता हूं मैं, इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, R2 जो इसकी रो है इसको चेंज कर देता हूं। R2 रो में क्या करता हूं मैं? R2 प्लस 3 टाइम्स R1, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और R2 में ऐड कर देता हूं। यहां एक बात ध्यान रखिएगा आप इसमें कि रो को रो में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉलम को कॉलम में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां एडिशन हम देख चुके हैं तो मैं यहां सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां एडिशन की बजाय मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। ये लीजिए, चलिए, तो नया डिटरमिनेंट आपका B हो गया। और लिखेंगे कैसे उसको? फर्स्ट रो में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है तो फर्स्ट रो एज इट इज लिखती, बड़ा बड़ा मैं इसलिए दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नीचे वाली बड़ी हो जाएगी। सो R2 में हमने चेंज किया है, क्या किया है? R2 रो का एलिमेंट उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 टाइम्स R1 रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और R1 रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 1। इसी तरीके से R2 रो का सेकंड एलिमेंट उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 टाइम्स R1 रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जैसे R2 रो का सेकंड एलिमेंट है तो R1 रो का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे हम, तो वो है 2। गॉट इट? ठीक है जी, चलिए, ये डिटरमिनेंट क्या आया? 1 2 3 -3 0 4 -6 -2।
ये वैल्यूज आ गई। ओके, अब ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है। -2 + 0 -2, और ये डिटरमिनेंट देखिए दोनों सेम है आपके, कोई फर्क नहीं आया। इसमें कॉलम में चेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए मैं कोई दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करता हूं जिसमें कॉलम में चेंज करते हैं हम। चलिए, तो C1 कॉलम में चेंज किया आपने, क्या चेंज किया, C1 कॉलम में ऐड कर दिया हमने 2 टाइम्स C2 कॉलम। C1 कॉलम में 2 टाइम्स C2 कॉलम हमने ऐड कर दिया। और ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपको पता ही है अपना क्या है। ओरिजिनल डिटरमिनेंट मैं यहां लिख लेता हूं, क्या है, 1 2 सॉरी 2 इधर नहीं है, 1 2 3 4 ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, यही लिखा है, देखो मैंने ऊपर ये वैल्यू 1 2 3 4, इसलिए। चलिए, नया डिटरमिनेंट को नाम C दे देता हूं मैं। ठीक है, इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम, C1 कॉलम में ही चेंज कर दिया हमने। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये है 1, उसमें हमने ऐड कर दिया 2 टाइम्स C2 कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या है 2, सो 2 × 2। सेकंड कॉलम एज इट इज है, तो उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। अब देखिए C1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3 है, उसमें हमने ऐड कर दिया 2 टाइम्स सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 2 टाइम्स 4। और सेकंड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये कैलकुलेशन कीजिए, 1 + 2 × 2 4, 4 + 1 ये 5 आ गया, 4 2 8, 8 + 3 11, ये वैल्यू 11 आ गई, 2 4। डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए 5 4 20 माइनस 11 2 22, आंसर क्या आया, -2। और देखिए वो यहां भी -2 है और यहां भी -2 है, तो सेम आंसर आएगा आपका, कोई चेंज उसमें नहीं होगा।